जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत से पूछे जाने वाले टॉप 100 प्लस क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं। आप वो भी जाके रिवाइज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुगल काल की शुरुआत आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मुगल काल की शुरुआत हुई और इस मुगल काल को मुगल काल ही क्यों बोला गया, दिल्ली सल्तनत से अलग इसको हम क्यों पढ़ते हैं। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इस लेक्चर की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में हिस्ट्री पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। तो आज हम दोस्तों देखेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि कि किस तरीके से मुगल आए भारत के अंदर, कैसे शुरुआत हुई, मुगल कौन थे और ये कहां से आए थे, दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत की बजाय इसको मुगल नामकरण क्यों दिया गया, जो पीरियड हम आज हम पढ़ने वाले हैं, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई और मुगल काल के प्रमुख शासक, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मुगल शासक कौन कौन से हैं मेन दोस्तों इंपॉर्टेंट, हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके बाद परवर्ती मुगल शासक जो 1707 से लेकर 1857 तक रहे। मेन शासक दोस्तों यही थे, औरंगजेब तक ही। इसके बाद थोड़ी सत्ता कमजोर हो गई थी, ठीक है, तो पतन की तरफ बढ़ रहा था उस टाइम में मुगल काल 1707 के बाद। तो मेनली जो हमने बताया आपको, बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक, यानी 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्व मध्य काल में मध्य एशिया में दो महान जातियों के रूप में मंगोल एवं तुर्कों का उत्कर्ष हुआ, जिसका भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये दो मेन जातियां थी दोस्तों, कौन कौन सी, मंगोल और तुर्क। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान, जबकि मंगोलों का मूल स्थान क्या था, मंगोलिया था। प्रारंभ में ये दोनों ही जातियां खाना बदोश थी। खाना बदोश का मतलब घुमंतु जनजातियां जिनको बोल देते हैं, एक स्थान पे जहां जहां पे खाना पानी खत्म हो जाता है वो भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनको खाना बदोश बोलते हैं। तथा कबीलाई प्रकार से अपना जीवन यापन करती थी। उस टाइम पे, जिस टाइम पे कबीलाई टाइप से अपना जीवन यापन करते थे, भारत के अंदर जो ये था, प्रशासन था बिल्कुल सुदृढ़ ढंग से चल रहा था। यहाँ पे राजा महाराजा होते थे, अच्छे तरीके से शासन चल रहा था, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से शासन यहाँ पे चल रहा था। किंतु अपनी वीरता, साहस, लड़ाकू एवं महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई। इनके अंदर वीरता बहुत ज्यादा, साहसी थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण ही ये ढलने लगे धीरे धीरे करके और राजनीतिक रूप से स्थापित हो गए। ये मतलब आसपास के एरिया को समझने लगे, जैसे भारत के अंदर आए थे, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने समझा कि किस तरीके से शासन यहाँ पे चल रहा है, तो इन्होंने अपने आप को उसी तरीके से ढाल लिया था। कालांतर में इन दोनों जातियों के राजनीतिक एवं साम्राज्य विस्तार संबंधी संघर्ष प्रारंभ हो गए। इसी काल में इन जातियों द्वारा समय समय पर भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया जाने लगा। दोनों ही जातियां इस्लाम धर्म की अनुयायी थी तथा इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए संसाधन संपन्न भारत की ओर आकर्षित थी। भारत दोस्तों उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाता था, बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न, बहुत ज्यादा संपदा भारत के पास थी। इसलिए भारत की के पास इतनी ज्यादा संपदा, इतना अच्छा सिस्टम होने के कारण ही ये भारत की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अब दोनों ही जातियों द्वारा समय समय पर भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किए गए, किंतु इनको असफलता मिलती रही। 11वीं सदी में भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था और कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। विकेंद्रीकरण का मतलब दोस्तों, जैसे भारत है, भारत एक उस टाइम पे एक राज्यों का संग्रह होता था, जैसे एक राज्य यहाँ पे, एक राज्य, एक राज्य यहाँ पे, ऐसे कर करके बिखरा हुआ था। कोई ऐसी मतलब सॉलिड केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो उस टाइम पे मतलब छिटपुट था, थोड़ा बिखरा पड़ा था सारा भारत। तो कोई भी सत्ता आकर के जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति हो वो शासन कर सकता था। इसी कारण क्षेत्रीय इकाइयों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने अपने क्षेत्रों को स्वयं को एक प्रकार संप्रभु घोषित कर लिया था। ठीक है, जैसे पंजाब का राज्य अलग हो गया, उसके बाद मेवाड़ का राज्य अलग हो गया, इस साइड दक्षिण भारत में किसी और का शासन चल रहा था। इस तरीके से सबने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। इस पृष्ठभूमि ने भारतीय क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य आपसी संघर्ष एवं युद्ध के परिवेश को भी निर्मित कर दिया था। यानी इनके बीच में ही आपसी संघर्ष चलता रहता था।
एकजुटता नहीं थी भारत के राजाओं के बीच में। सभी मतलब एक स्वार्थी ढंग से अपना अपना शासन चला रहे थे, क्योंकि सभी इकाइयां अपने साम्राज्य का विस्तार कर स्वयं को एक केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहती थी। सभी चाहते थे कि मेरा साम्राज्य थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं एक केंद्रीय सत्ता के रूप में अपने आप को विकसित करूं। वस्तुतः इसी कारण जब तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण किया, उनके लिए भारत को जीतना ज्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि बिखरा पड़ा था, उनके लिए ज्यादा कठिन नहीं था। तो क्योंकि भारतीय राजाओं के बीच आपसी एकजुटता और समन्वय का प्राय अभाव था। ये हमने डिस्कस किया है अभी। 712 ईस्वी में तुर्की के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। वस्तुतः यह किसी अरब शासक की भारत पर पहली विजय थी। इसके बाद महमूद गजनवी द्वारा भारत में लूटपाट के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किया गया था। इसके बाद भारत पर मोहम्मद गोरी द्वारा लूटपाट के साथ ही साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया जाता है। ये सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ पृष्ठभूमि आपको बताई जा रही है। इस क्रम में 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मोहम्मद गोरी स्वयं भारत का शासन नहीं करते हुए अपने निष्ठावान गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर वापस लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत का काल प्रारंभ होता है, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ 1526 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 712 में कैसे आक्रमण शुरू हुए थे और 712 से लेकर 1526 ईस्वी तक किस तरीके से क्या क्या चला। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और एक नए वंश मुगल वंश की वहां पे स्थापना कर देते हैं, बाबर। इस दौरान दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंशों द्वारा शासन संचालित किया जाता है, जिनकी चर्चा हम पिछली कक्षाओं में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। सबके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, कोई पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं जो 1525 का टाइम था, जब 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके आसपास के टाइम में भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानते हैं। तो सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र सारा का सारा जो था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था। मुसलमानों द्वारा अधिकृत पश्चिमी गुजरात व समीपवर्ती प्रदेश, ये सभी सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के अंडर आते थे। उत्तर व दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्यों के मध्य राजपूताना राज्य था। जो राजस्थान की बात चल रही है दोस्तों, जिस पर राजपूतों का शासन था। इसका प्रमुख केंद्र क्या था? मारवाड़ था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां हिंदू शासक राज्य करते थे। जब इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो अफगान सरदार जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संलग्न कर रहे थे, स्वयं को वो क्या कर देते हैं? स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान का अपनी प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई मतलब केंद्रीय सत्ता सॉलिड नहीं रहती, सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अलग अलग तरीके से अपना शासन सभी संचालित करते हैं। इसी दौरान राजस्थान मेवाड़ के राणा सांगा द्वारा भी अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में दिल्ली की ओर अभियान प्रारंभ कर दिया जाता है, राणा सांगा के द्वारा। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि इसने सुल्तान बनने के बाद पुराने सभी अफगान सरदारों को प्रशासनिक पदों से हटा दिया और नए, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो विश्वास के पात्र थे, उन अफगान सरदारों को नियुक्त कर दिया। सबसे बड़ी भूल इनकी यही थी। इससे पुराने जो सरदार थे वो असंतुष्ट हो गए, जिनमें पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां प्रमुख थे। तो ये सरदार असंतुष्ट हो गए। इन्हीं ने फिर क्या किया, सलाह वगैरह बना के एक प्रकार से बाबर को इन्होंने आमंत्रित किया था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इससे दिल्ली दरबार में भी सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है। आगे दोस्तों जब बाबर आते हैं इब्राहिम लोदी के टाइम में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। ये हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी। एक बार और देख लेते हैं किसके बीच हुआ था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। निर्णय क्या रहा था इसका कि बाबर की इसमें जीत होती है, इब्राहिम लोदी की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो लोदी वंश का इसी के साथ क्या हो जाता है? समापन हो जाता है और मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना होती है। तो 1526 में लोदी वंश की समाप्ति के बाद बाबर द्वारा भारत में नए वंश मुगल वंश की स्थापना की जाती है। इसे इतिहासकारों द्वारा मुगल काल की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह नामकरण मध्यकालीन इतिहास के विभाजन एवं इतिहास लेखन की सरलता की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। कहने का मतलब इतिहासकारों ने थोड़ा सा इतिहास लेखन को सरल बनाने के लिए, कि थोड़ा इतिहास लिखना, इतिहास पढ़ना सरल हो जाए, इसको दिल्ली सल्तनत से अलग काल माना गया। इसको मुगल काल के नाम से भी जाना गया। और भी कारण देखते हैं दोस्तों क्यों इसको मुगल काल कहा गया।
इसका एक अन्य कारण बाबर द्वारा स्वयं को अपनी माता के वंशज अर्थात मंगोल वंश से संबंधित बताना भी था। बाबर किसका वंशज था? ये मंगोलों का वंशज था। इसकी माता जो थी वो मंगोल थे, ये चंगेज खान वगैरह, इनके उसमें थी वंशजों वंशजों में। तो मंगोल वंश से संबंधित बताना भी इसका एक कारण था। हालांकि तकनीकी दृष्टिकोण से बाबर अपने पैतृक वंशज, उनका पिता का वंश क्या था? तुर्की, यानी कि पिता इनके तुर्की तुर्की थे और माता इनकी क्या थी? मंगोल थी। ठीक है, तो तुर्की वंश से संबंधित है इनके पिता, किंतु बाबर मंगोल शासक चंगेज खान से ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, वो मानते थे कि चंगेज खान जो थे वो ज्यादा निरंकुश और ज्यादा प्रभावशाली शासक थे, इसलिए अपने आप को क्या कहते थे? वो मंगोलों के वंशज बोलते थे। यद्यपि तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों ही क्रूर और प्रमुख शासक थे, किंतु तत्कालीन परिवेश में तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो तैमूर लंग को अधिक क्रूर और निरंकुश शासक माना जाता था। इसीलिए इतिहासकारों द्वारा मध्यकालीन इतिहास विभेदन तथा बाबर द्वारा मातृपक्ष के मंगोल शासक का वंशज मानने की प्रवृत्ति के कारण मुगल काल का नाम मुगल दिया जाता था। क्या क्यों दिया जाता था? अब आपको समझ में आ गया होगा। मंगोल का दोस्तों शाब्दिक अर्थ यही होता है अरबी भाषा में, मंगोल का अर्थ क्या होता है? मुगल। तो इसीलिए इसको मुगल काल के रूप में अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि बाबर जो था वो मातृपक्ष के मंगोल शासक का वंशज मानते हुए अपने आप को बताता था। अतः 1526 से प्रारंभ हुए नवीन काल को मुगल काल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कारण यह भी है कि 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक बने बाबर समरकंद, जो कि प्रारंभिक तुर्कों की राजधानी थी, समरकंद को अपना पैतृक निवास स्थान समझता था। इसलिए बाबर समरकंद पर पुनः अधिकार प्राप्त करना चाहता था, जिस पर अन्य तुर्की कुलीनों ने शासन स्थापित कर रखा था। समरकंद की अभी बात चल रही है दोस्तों, समरकंद उसका पैतृक स्थान था। वहां पे किन्हीं और तुर्कों ने क्या कर रखा था? शासन स्थापित कर रखा था। और बाबर जो था वो चाहता था कि ये जमीन मेरे को मिल जाए, ये टुकड़ा मेरे को मिल जाए, जहां पर मैं पला बड़ा हूं, जहां पर मेरा सारा बचपन बीता है, कि ये चीजें मेरे को मिल जाए बस। हालांकि बाबर को इस संदर्भ में सफलता प्राप्त नहीं होती है और इसी दौरान बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के लिए भारत निमंत्रण प्राप्त होता है। ये बहुत बार ट्राई करता है दोस्तों समरकंद को वापस हासिल करने की। इसका बहुत ज्यादा लगाव उस जमीन के साथ था और होना भी चाहिए, क्योंकि सारा बचपन ही इसका वहां पे गुजरा था। लेकिन इसको बहुत सारे प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। और लेकिन अगर देखा जाए तो समय को तो सारी चीजें पता होती है, समय बलवान होता है। समय को पता था कि बाबर जिस छोटी ही जमीन के टुकड़े के पीछे भाग रहा है वो इसके लिए नहीं बना है, बाबर समरकंद के लिए बना ही नहीं है। काफी सारे प्रयास करने के बाद भी समरकंद को नहीं हासिल कर पाता है। लेकिन समय को पता था कि बाबर को जो है इससे भी ज्यादा समृद्ध हिस्सा मिलने वाला है, इससे भी ज्यादा संपदा वाला हिस्सा मिलने वाला है, बाबर को हिंदुस्तान का हिस्सा मिलने वाला है। समरकंद वो दोस्तों जैसे ईरान वगैरह का जो एरिया है वहां पे बिल्कुल रेत के टिब्बे और टीले होते हैं, लेकिन भारत के अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा समृद्ध, अगर उसकी अपेक्षा ईरान की अपेक्षा काफी ज्यादा समृद्ध एरिया था। सोने की चिड़िया भारत को बोला जाता था। तो बाबर का इंतजार भारत कर रहा था। जब 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो बाबर यह समझ चुका था कि उसे पुनः समरकंद पर शासन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह दिल्ली पर ही शासन करना उचित समझता है। इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बाबर द्वारा दिल्ली पर शासन किया जाना तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों से भिन्न था, जो कि स्पष्ट रूप से दिल्ली पर शासन करने के लिए प्रेरित थे। एक कारण और बताया यहाँ पे दोस्तों कि क्यों इसको अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि जो बाबर का दृष्टिकोण था ना यहाँ पे शासन करने का वो अलग था। उसकी नीतियां अलग थी, उसके विचार अलग थे। मतलब जैसे अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो पूरा काल कैसे बीता? जैसे आसपास के राजा थे, वहीं पे युद्ध हो जाता था और वंश के रूप में सारा शासन चला था। जैसे स्टार्टिंग के अंदर आए मुगल, सॉरी, गुलामों के बाद कौन आए? खिलजी। जो खिलजियों का पहला शासक था वो गुलामों के अंडर काम करता था। उसके बाद खिलजी के बाद आए तुगलक, जो तुगलकों का अंतिम शासक था वो खिलजियों के अंडर काम करता था। इसी तरीके से लेकिन जब बाबर आया तो बाबर बिल्कुल नई जगह से उठ के आया था, नए दृष्टिकोण के साथ आया था। इसीलिए इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, अलग से मतलब विभाजन यहाँ पे किया गया इन दोनों कालों का, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश का। ठीक है, तो अतः बाबर और पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत के शासकों की दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर, कि दृष्टिकोण के अंदर भिन्नता थी, अलग अलग दृष्टिकोण थे उनके, इसके आधार पर भी इतिहासकारों द्वारा दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल का विभाजन किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण मुगल काल को भी पुनः दो कालखंडों में विभाजित किया जाना है।
मुगल काल को भी आगे दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक 1526 से लेकर 1707 तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। इसको मुगल काल, जब 1707 से लेकर 1857 के कालखंड को उत्तर मुगल काल में विभाजित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मेन शासक दोस्तों औरंगजेब तक ही थे। उसके बाद 1707 के बाद जो शासक आए वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, केंद्रीय सत्ता वहां पे कमजोर हो गई थी। मुगल काल जो था वो अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था। इसका प्रमुख कारण है कि 1526 से 1707 तक बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने मुगल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखा था। जबकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता के कमजोर होने, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने तथा फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बढ़ते महत्व के कारण 1857 तक के काल को उत्तर तथा परवर्ती मुगल काल की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम के अंदर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? ट्रांस ओक्शियाना के प्रांत में, फरगना में दोस्तों। ये कहां पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो फरगना यहाँ का शासक था ये पहले, तो यहाँ पे इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। पिता का नाम क्या था? मिर्जा उमर शेख, जो तुर्की शासक तैमूर लंग का 5वां वंशज था। माता कौन थी? कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम जो मंगोल शासक चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। उल्लेखनीय है कि 1496 में उज्बेकिस्तान के कुलीनों ने फरगना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। इस दौरान बाबर अपने कुछ सैनिकों के साथ फारस, जो आधुनिक ईरान, उसको पहले फारस के नाम से जानते थे, तो फारस के तत्कालीन शासक शाह इस्माइल के पास शरण प्राप्त करता है। 1496 की बात चल रही है दोस्तों, जब फरगना पर आक्रमण करके कुलीनों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो इसने फारस के राजा के पास जाके शरण मांगी। तो फारस के शासक ने बाबर को दो शर्तों के आधार पर शरण दी थी। पहली शर्त क्या थी? कि बाबर जो इस्लाम के शिया मत को अपनाएगा। पहले सुन्नी था वो, कि शिया मत को आप अपनाओगे। दूसरी शर्त यह थी कि बाबर काबुल पर अधिकार प्राप्त करेगा और काबुल को उसे सौंप देगा। तो ये दो शर्तें उसने रखी थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं शरण दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो शरण में नहीं दूंगा। इसके लिए फारस के शासक ने बाबर को सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। वस्तुतः फारस का शासक बाबर की सैन्य नेतृत्व की क्षमता और साहस से परिचित था। उसको पता था कि बाबर ऐसा कुछ कर देगा, ये सिंध मतलब काबुल को जीत कर मेरे को दे देगा। तो बाबर काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। साथ ही 1502 ईस्वी के आसपास बाबर सैन्य शक्ति के आधार पर पुनः फरगना पर शासन प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसके बाद बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है। इस क्रम में 1502 ईस्वी में बाबर व तत्कालीन समरकंद शासक उज्बैक शैबानी खां के बीच सरायुपाल का युद्ध लड़ा जाता है, किंतु बाबर की पराजय होती है। देखिए दोस्तों, फिर से बाबर की यहाँ पे पराजय होती है। समरकंद उसको मिला ही नहीं, क्योंकि किस्मत तो उसको कहीं और लेके जाना चाहती थी ना बाबर को। इस क्रम में 1507 में बाबर अंधविश्वास अथवा अपनी निजी मान्यता के कारण मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। अब किसी ने बोल दिया होगा उसको कि आप मिर्जा की उपाधि धारण किए हुए हो, इसलिए आप जीत नहीं पा रहे, इसलिए आप अपने जो लक्ष्य है वो उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वो अंधविश्वास के कारण मान लो आप, तो उसने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और बादशाह की उपाधि उसने धारण की। क्योंकि बाबर को प्रतीत होता है कि समरकंद पर शासन करने के संबंध में उसकी पराजय का मूल कारण उसकी मिर्जा की उपाधि है। होता है ना कई बार अंधविश्वास के कारण कि मैंने ये कर रखा है इसलिए मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो मैं इस काम को छोड़कर ये करके देखता हूँ। तो उसने इसी तरीके से अंधविश्वास के कारण अपनी मिर्जा की उपाधि त्याग दी थी। उल्लेखनीय है कि मिर्जा की यह उपाधि फरगना के शासकों द्वारा परंपरागत रूप से धारण की जाती थी और बाबर के पिता उमर शेख ने भी यह उपाधि धारण की थी। बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि किसने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो ये बाबर ने की थी। बादशाह फारसी भाषा का शब्द है जिसमें बाद का अर्थ होता है स्थाई और शाह का अर्थ होता है स्वामी। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को आज पता लगा होगा कि बादशाह का रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब स्थाई, स्वामी। क्योंकि इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले सभी शासकों द्वारा खलीफा के निर्देश अनुसार उपाधि धारण करनी होती थी। यह भी दोस्तों प्रचलित था उस टाइम पे कि जो खलीफा बोलेंगे वैसी उपाधि आपको धारण करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा खलीफा के निर्देश पर सुल्तान की उपाधि धारण की जाती थी, किंतु बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति का स्वयं घोषित दर्जा प्राप्त किया। मतलब उसने अपने आप को मुक्त कर लिया था खलीफाओं से।
समरकंद पर बार बार अधिकार प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में विफल होने के बाद बाबर अपने सैन्य अभियानों को भारत की ओर केंद्रित कर लेता है। तो क्या करता है, खलीफाओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से उसने मुक्ति पाली। जैसे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे दिल्ली सल्तनत के शासक, वहां पे मिर्जा मिर्जा की उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने बादशाह की उपाधि धारण करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित एक टाइप से कर लिया था। और फिर उसने असफल होने के बाद बार बार जब वो असफल होता रहा तो भारत की ओर उसने अपने सैन्य अभियानों को केंद्रित कर लिया था। तो भारत पर बाबर के आक्रमण करने के कारण क्या थे, जान लेते हैं। पहला, पारिवारिक कारण। अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक ने बाबर को सत्ता से वंचित कर दिया जाता है। पहला ये कि बाबर जब 11 साल का था तो उसको सत्ता से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा, सैनिक शक्ति में वृद्धि। फरगना की सत्ता से वंचित होने के बाद बाबर ने लगभग 3 वर्ष सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए व्यतीत किए। सैनिकों को जुटाता रहा, अपनी सेना बनाता रहा, बढ़ाता रहा वो। इसी दौरान बाबर ने समरकंद तथा फरगना को पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु उसमें उसे फिर असफलता मिली। मतलब सोच सकते हो कितने प्रयास किए होंगे इसने समरकंद को जीतने के लिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों, क्या पता हम कितने प्रयास करते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। हो सकता है हम किसी सब इंस्पेक्टर या एसएससी की किसी छोटी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन किस्मत को मंजूर हो गया आप यूपीएससी की तैयारी करो, वहां पे जाओ। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। बाबर जैसा उदाहरण हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि इसको बाद में इतना बड़ा इतना समृद्ध साम्राज्य मिला। अब सोच सकते हो समरकंद के शासकों का क्या पता इतिहास में कोई नाम हो या ना हो, लेकिन बाबर को हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, इतिहास में इसका नाम दर्ज है। तो दूसरी ओर फारस के शासक से सैन्य सहायता प्राप्त कर बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। लगभग 2 दशकों के दौरान निरंतर युद्ध अभियानों में व्यस्त रहने के फलस्वरूप बाबर ने विभिन्न युद्ध नीतियों को सीख लिया था। काफी ज्यादा इसने अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया था, सारी चीजें सीख गया था ये। इसके अंतर्गत तोप खानों और बंदूकों का प्रयोग, सेना को छिपाने की रणनीति, शत्रु को प्रलोभन में डालना, कुशल घुड़सवारी इत्यादि प्रमुख थे, जिससे बाबर के सैन्य उत्साह में वृद्धि हुई थी। मतलब भारत के जो शासक थे उनके पास इतना कुछ नहीं था, ना उनके पास तोप खाने बंदूक वगैरह नहीं थी, ना इतनी अच्छी रणनीति उनके पास थी। तो ये काफी सारी चीजें सीख चुका था बाबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं, आर्थिक लालसा, आर्थिक कारण भी थे। अपनी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने भारत की विशाल संपदा और स्वर्ण का उल्लेख किया है। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ये बात बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भी लिखी है। इससे स्पष्ट होता है कि साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के साथ ही अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह बाबर भी लोभ की भावना से प्रेरित था। होना ही था दोस्तों। एक तो एरिया ईरान वाला जहां पे बिल्कुल रेत के टीले होते थे, और एक भारत का संपदा संपूर्ण क्षेत्र, तो लोभ तो इसको आना ही था। आगे एक और कारण था, धर्म का प्रसार। यद्यपि बादशाह की उपाधि धारण कर बाबर ने स्वयं को खलीफा की अधीनता से मुक्त कर लिया था, किंतु उसके बावजूद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस्लाम का प्रसार किया था। इसके अतिरिक्त फारस के शासन द्वारा इस्लाम के शिया मत का प्रसार करने की शर्त स्वीकार करना बाबर के धार्मिक विस्तार के दृष्टिकोण को भी इंगित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी जब बाबर भारत के अंदर आया था। तो 1526 में भारत पर आक्रमण करने के समय उत्तर भारत कमजोर एवं शक्तिहीन इब्राहिम लोदी के अधीन था, क्योंकि केंद्रीय सत्ता काफी कमजोर हो गई थी। साथ ही उत्तर भारत की राजपूत शक्तियां भी दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सक्रिय थी। अब एक महान इतिहासकार है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, वो क्या लिखते हैं जान लेते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संग्रह था। दिल्ली साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। बड़े बड़े प्रांतों के शासक अलग अलग थे। छोटे जिलों और यहां तक कि शहरों और दुर्गों के भी सरदार होते थे, जो अपने से किसी उच्चतर राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व नहीं मानते थे। राजा का आदेश सर्वोच्च नहीं रह गया था। इस समय भारत किसी भी आक्रमणकारी का, जिसमें विजय करने की शक्ति तथा दृढ़ता होती, शिकार बन सकता था। जैसा हमने आपको बताया कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उस टाइम पे बंटा हुआ था। यहाँ पर बोला गया कि शहरों और दुर्गों के भी सरदार होते थे, जो अपने ऊपर राजा का मतलब उन्होंने आदेश या हुक्म मानने से मना कर दिया था। साफ साफ उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, अपना ही रूल चलाते थे वो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिसके अंदर भी विजय प्राप्त करने की शक्ति या दृढ़ता होती, जो भी मतलब मजबूत होता, तो वो आकर भारत के ऊपर कब्जा कर सकता था। इन अस्थिर एवं अवसरदारी परिस्थितियों ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया था।
इसके अलावा बाबर को पंजाब के शासक दौलत खान, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान तथा राणा सांगा द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये सोचते हैं कौन, राणा सांगा और जो ये थे आलम खान और दौलत खान, ये ऐसा सोचते थे कि बाबर आएगा, भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, दिल्ली में लूटपाट मचाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आगे क्या होता है, तो 1526 में दिल्ली सुल्तान को पराजित करने के बाद बाबर भारत के महत्व को निकटता से समझ गया। बाबर महोदय को पता लग गया कि यहाँ की मतलब कितना अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, कितनी अच्छी यहाँ पे मतलब सारी की सारी संपन्नता यहाँ पे है, या कितना ज्यादा धन दौलत है भारत के अंदर। तो वो बिल्कुल समझ गया था भारत के महत्व को, और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो खानवा का युद्ध फिर होता है 1527 में। किसके साथ होता है ये, तो राजपूत शासक जो थे राणा सांगा, जिनका संग्राम सिंह नाम था, इनका यह दृष्टिकोण था कि दिल्ली विजय के बाद भारत जो बाबर है वो वापस अपने क्षेत्र में लौट जाएगा तथा भारत से प्राप्त धन से समरकंद को पुनः विजित करने का प्रयास करेगा। ये सोचता था कि भारत में धन तो बहुत ज्यादा है ही, तो भारत से धन वगैरह लूट के वापस चला जाएगा और समरकंद को पुनः विजित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा राणा सांगा का संभवतः यह भी मानना था कि बाबर तथा उसकी सेना के लिए उत्तर भारत की जलवायु को सहन करना कठिन होगा, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर एक टाइप से वहां से ज्यादा थोड़ी सर्दी थी, जो ईरान वगैरह का एरिया था वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इनको लगता था कि ये जलवायु को सहन नहीं कर पाएंगे। किंतु बाबर महोदय ने वापस लौटने के बजाय दिल्ली में ही शासन करने का निर्णय लिया, और इस क्रम में उसने दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार राणा सांगा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। और 27 मार्च 1527 को खानवा नामक जगह पर राणा सांगा और बाबर के बीच एक युद्ध होता है। यह राजस्थान के अंदर पड़ता है, भरतपुर जिले में। यहाँ पे खानवा का युद्ध होता है और इसमें बाबर की विजय होती है। देखिए दोस्तों, सोचते थे कि बाबर आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर महोदय का क्या पता था कि ये मतलब भारत के ऊपर ही शासन करने वाले हैं। तो बाबर की विजय का प्रमुख कारण बंदूकों और तोपखानों का प्रयोग किया जाना था, जबकि राजपूत सेना में शौर्य की कोई कमी नहीं थी। मतलब ताकतवर वो थे, वीर वो थे, लेकिन युद्ध पद्धति की और अपेक्षाकृत आधुनिक हथियारों के कारण इनकी कमी थी। इनके पास हथियार वगैरह नहीं थे, लेकिन बाबर के पास तोप खाने थी और बंदूकें वगैरह अच्छी, मतलब एक टाइम पे एडवांस थी। तो उनकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। किसकी, राणा सांगा की। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के प्रति उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। साथ ही राजपूत शासकों की शक्ति भी लगभग क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी, कमजोर पड़ चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार खानवा के युद्ध ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को संपूर्णता प्रदान कर दी। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा था, 1526 वाला, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। और 1527 में इसने उस टाइम के काफी मतलब एक शासक थे जो राणा सांगा थे, एक शक्तिशाली शासक राणा सांगा को इसने हरा दिया था। हालांकि इस युद्ध में बाबर ने राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया, किंतु अभी भी पूरी तरह से राजपूत शक्तियों को का उन्मूलन नहीं हुआ था। अभी भी राजपूत शक्तियां सारी सारी खत्म नहीं हुई थी, तथा शेष राजपूत बाबर के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे। अब सभी को एकजुट तो होना ही था, क्योंकि सभी सोचते थे कि दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके वापस चला जाएगा, बस यहाँ पे रहेगा नहीं। लेकिन अगर वो वहां पे रहने ही लग गया तब तो फिर तो एकजुट होना ही था सबको, सारे इकट्ठे होने लगे। इसीलिए चंदेरी, जो भोपाल के पास पड़ता है, चंदेरी का युद्ध बाबर ने शेष राजपूतों के खिलाफ 29 जनवरी 1528 में लड़ा, जिसमें पुनः बाबर की जीत हुई। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 ईस्वी में। इतिहासकारों का यह भी मत है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों से उनके प्रमुख किलों की मांग की थी। बाबर ने कहा था कि आप मेरे को जो महत्वपूर्ण जो किले थे, बड़े बड़े जो किले थे, कि ये आप मेरे को दे दो। किंतु मालवा के राजा मेदनी राय, नाम याद रखना, मेदनी राय ने चंदेरी के किले को बाबर को सौंपने से मना कर दिया, और इसी वजह से फिर वो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में राजा मेदनी राय के साथ। आगे आते हैं दोस्तों 1530 में घाघरा का युद्ध। खानवा और चंदेरी के युद्ध के माध्यम से बाबर ने राजपूत शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, किंतु अभी बाबर को अफगानों के आक्रमण का भय था। अफगान कौन थे दोस्तों, ये इनमें प्रमुख कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था, जो स्वयं को दिल्ली के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था। कौन, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी को बंगाल के शासक नुसरत शाह द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, ये भी मैदान में कूद पड़े थे,
क्योंकि बंगाल के तत्कालीन शासक का दृष्टिकोण था कि महमूद लोदी यदि दिल्ली का सुल्तान बनता है तो निकट भविष्य में उसे सरलता से पराजित किया जा सकता है। अब ये भी जो था बंगाल का शासक ये सोचता था कि अगर महमूद लोदी बन गया तो थोड़े ही टाइम में मैं उसको पराजित करके दिल्ली की गद्दी को हासिल कर लूंगा। इसके अलावा बाबर इस समय चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, अतः महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित होने के लिए यह एक उचित अवसर था। तो दोनों मिल गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 1529 में घाघरा नदी के तट पर महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की क्या हुई, एक पक्षीय रूप से जीत होती है। जीत क्यों होती है? वही कारण, तोप खाने थे, अच्छी रणनीति वो जानता था, ठीक है, अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको ये लुभाना जानता था, सेना को छुपाना जानता था, सारे के सारे ये ट्रिक जानता था युद्ध करने की। उल्लेखनीय है कि बाबर द्वारा लड़ा गया घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों सत्रों पर युद्ध हुआ था। इस प्रकार उत्तर भारत का लगभग समस्त क्षेत्र किसके अधीन हो गया था? बाबर के अधीन हो चुका था। इसी दौरान अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर का अंतिम संस्कार दोस्तों अफगानिस्तान में किया जाता है, काबुल के अंदर इनको दफनाया जाता है। बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं हुमायूं को मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो ये हमने पूरी कहानी डिस्कस की। बिल्कुल 1526 से 30 के बीच कितने युद्ध बाबर ने लड़े, मतलब बाबर बना ही इसलिए था, भगवान ने बनाया ही इसलिए था कि आप जाओ युद्ध करो, 3-4 युद्ध जीतो और भारत को अपने अंडर ले लो। उसके बाद लगभग 200 सालों तक ये शासन यहाँ पे चलेगा मुगलों का। तो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। बाकी की सारी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।